26वीं किस्त। बेबी नरगिस अपने बड़े से सागवानी पलंग पे दराज सोई जागी सी कैफियत में थी। पानेती के करीब बच्चों बैठी उनके पैरों की मालिश कर रही थी। बेबी सरकार, उसे धीरे से उन्हें पुकारा। मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी कल दसना थी। बोल। वो आंखें बंद किए हुए बोली। रज्जो ने एक नज़र पलट कर बंद दरवाजे को देखा और खिसक कर बेबी के करीब हो बैठी। आपका मसला जल्दी हल होने वाला है, वो सरगोशाना अंदाज में बोली। बेबी ने उलझ कर आंखें खोली। कौन सा मसला? उसी पिछल बहरी का जो छोटे मालिक जी को आ चमटी है। उसकी बात पे बेबी नरगिस के जहन पे छाया नींद का सारा खुमार हवा हो गया। उन्होंने चौंक कर रज्जो को देखा। वो कैसे? तलाक मांग रही है जी वो नहीं रहना चाहती यहाँ। उसे सनसनीखेज अंदाज में इंकशाफ किया तो बीबी को हैरत का शदीद झटका लगा। मगर क्यों? वह दम बखुद से उठ बैठी। रज्जो पुरजोश से उनकी जानिब झुकी। वो शायद नहीं जानती थी कि छोटे मालिक होरा ने उससे औलाद के लिए शादी की है, लेकिन तुम्हारी कल दे बाद जब उसे मालूम हुआ कि असल कहानी क्या है तो वो अपनी कमरे में जाके वो रोई पिट्टी कि तुझे सोच भी नहीं सकते। क्या? बीबी की आंखें फैल गईं। और तुम मुझे अब बता रही है? पेशानी पे पल लिए उन्होंने हफीज उसे घूरा। लो दसो। रज्जू ने ताज्जुब से उन्हें देखा। सारा दिन तो आज घर में खप मची रही है। मैं तुम्हारे नाल कल कितु करती? मैं आपसे कब बात करती? उसकी बात पे बीबी नरगिस खामोश हो गई। वो इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ थी कि उनके बेटे ने सलवा से बिना किसी गर्ज और लालच के सिर्फ मोहब्बत की खातिर शादी की थी। इस बात का ना सिर्फ वो खुद सारे ख़ानदान के सामने बाबंगे दाखिल इतराफ़ कर चुका था, बल्कि एक माँ होने के नाते वो उस सच्चाई को उसकी आंखों में साफ लिखा देख सकती थी। लेकिन अगर इसके बावजूद वो खामक्कल और नादान लड़की अपने शोहर पर यकीन करने के बजाय इर्द गिर्द की बातों पर यकीन कर बैठी थी, तो ये उसकी अपनी कमज़ोरी थी जो आज नहीं तो कल उससे बहुत महंगी पड़ सकती थी। फिर बहादुर ने क्या कहा? उन्होंने संभल कर सवाल किया। वो भी खूब बोले। साफ कह दिया कि मेरी बीवी होने के नाते तू मेरा बच्चा नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा? मगर ना जी, उन्हें चिट्टा साफ इनकार कर दिया कि ना मैं इत्थे रवांगी तो ना कोई बच्चा पैदा करांगी। मैनू हुणे इसी वक्त तलाक चाहिए है। और बीबी के लिए अपनी समातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। उनका दिल बलियों उछलने लगा और लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट आ ठहरी। फिर जी कमरे च कुछ टूटने की आवाज़ आई। होरी किड़ी शहर थोड़ी सी, पता नहीं क्या चीज़ तोड़ी थी, पर छोटे मालिक होरा ने भी ऐसी चपेट दिती ना कि लग पता क्या होवेगा। हैं की कह रही हैं? क्या कह रही हो? बीबी का मुंह खुल गया। सच कह रही हैं जी, मैंने खुद अपनी कन्नों से आवाज़ सुनी थी। बीबी नरगिस का रोम रोम खुशी से झूम उठा था। वो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ी। खून आया है ऊंट पहाड़ थल्ले। अब तेरे छोटे मालिक जी को पता चलेगा रज्जो के नादानी और बेनस्ली औरत में क्या फ़र्क होता है। रज्जो मुस्कुराते हुए उनकी जानिब झुकी। वैसे तानू की लगता है छोटे मालिक जी इन्हू फारिग कर देंगे? उससे इश्तियाक से सवाल किया। वो ना भी करे, अस्सी पिंजरे दे दरवाजे खोल देंगे। वो चिड़ी उड़ने के लिए वैसे भी हंसी बेचैन लग रही है। पुरसराहट से मुस्कुराहट लबों पर सजाया, उन्हें तकिए से टेक लगाई। रज्जू की आंखों की चमक बढ़ गई। पर किस तरह जी? ये तेरे सोचने की बातें नहीं, तो बस अपना मुंह बंद रखना और इस बात का जिक्र किसी और से ना करना। उन्होंने तनबी अंदाज में उंगली उठाई। तौबा करो जी। रज्जू ने कानों को हाथ लगाया। बीबी नरगिस मुतमिन हो गई। चल अब जा और जाते हुए लाइट बंद कर जाना। उनके हुक्म पे वो उन पर कंबल बराबर करती उठ खड़ी हुई और लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। बीबी नरगिस पुरजोश से मुस्कुराती। आज जो कुछ भी हुआ था वो उनके गुमान से भरकर था। महज चंद ही दिनों में बात से यूं पलट जाएगी उन्होंने सोचा भी ना था। यूं लग रहा था जैसे कुदरत खुद उनकी इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहती हो। जब ही तो तुरप का ये पत्ता उनके हाथ आ लगा था। हाँ, लेकिन अब इस पत्ते से कब और कैसे अपने दुश्मन का पत्ता काटना था, ये हादसा गौर तलब और पेचीदा मसला था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना थी। ना चाहते हुए भी उनका जहन गहरी सोच में डूब गया। वक्त भी बड़ी बेरहम चीज़ का नाम है। जब इंसान चाहता है कि उसकी घड़ियाँ पड़ लगा कर उड़ जाएं और सफ़र मुख्तसर होकर महज चंद लम्हों की दूरी पर रह जाए, तो ये उसके सफ़र को आजमाते हुए अपनी रफ्तार मज़ीद धीमी कर लेता है। और जब वो उसकी नफ्स के थम जाने की इस्तदा करता है,
लम्हों की उम्र तावील हो जाने की दुआ करता है, तो ये बड़ी बेहिसी से उसकी हर दुआ को रद्द करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो साथें उसके रूबरू आ खड़ी होती हैं, जिनका खौफ उसके दिल में कुंडली मारे बैठा होता है। हया को भी जिन लम्हों की सोच वहशत ज़दा किए हुए थी, बिलाखिर इम्तिहान के वो पल आ ही गए थे। उससे बेख्तियार सर उठाते हुए अपने एतराफ़ में देखा था और एक पल को साकित हो गई थी। सुर्ख गुलाबों और मोती के फूलों से सजा वो कमरा नहीं, बल्कि कोई हसीन ख्वाब लग रहा था। नन्ही नन्ही सुनहरी रोशनियाँ फूलों के दरमियान से जुगनू की मानें चमकती माहौल की फसों खेजी में इजाफा कर रही थीं। रिबन, नेट, कॉर्नर्स में धरे क्रिस्टल्स के खूबसूरत शमादान गर्स एक शहर था जो किसी माहिर ने बड़ी महारत से 400 तारी कर दिया था। हया महफूज से इस सिलफरेब मंजर को देखे चली गई। कोई और वक्त होता और ज़िंदगी ने उसे जरार कुर्तेसी से किसी और हालात और यकसर अलग पैराए में मिलवाया होता, तो आज इन लम्हों में उसका दिल नए सिरे से उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। वो अपने शरीके सफ़र के इस दर्जा प्यार और तवज्जो पर फूले न समाती, मगर अफसोस कि उसके गिर्द बिखरा यह ख्वाब महज ख्वाब ही था। इसके और हकीकत के दरमियान उतना ही फ़र्क था जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद है। ये ना तो जरार की मोहब्बत का कोई अक्स था और ना ही उसकी तवज्जो का मज़हर। ये फ़क्त उसकी हाकमियत और खुदसरी का एक नमूना था। ये उस जश्न का एहतमाम था जो वो आज पूरे यकीन के साथ मनाने का इरादा रखता था और जो वो हया को अच्छी तरह से बावर करवा चुका था। यकायक हया का दिल चाहा कि वो अपने रूप के साथ साथ उसे यकीन की भी धज्जियाँ बिखेर डाले, उस पर वाज़ह कर डाले कि वो कोई बेजान गुड़िया नहीं थी जिसे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सजा बनाकर अपना दिल बहलाने के लिए लाया था। मगर सवाल ये था कि आखिर वो उसे कब तक रोक सकती थी। वो उसका शौहर था और उस पर पूरा पूरा हक रखता था। हया चाहकर भी उसके इख्तियार से इनकारी नहीं हो सकती थी। वो आज तो उसके खिलाफ महासराई कर सकती थी, मगर उसे उम्र भर के लिए पाबंद नहीं कर सकती थी। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि वो अपनी किस्मत की इस लिक्के को खामोशी से कबूल कर लेती और जरार कुर्तेसी को अपने शौहर का दर्जा दे देती? क्या इस पुलिस रात को जल्द अज जल्द पार कर लेने में ही उसकी आफियत और भलाई ना थी? उसके दिमाग ने रसान से उससे सवाल किया तो जरार की गुर्बत का सोचकर ही हया को ठंडे पसीने आने लगे। वो अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अपने गिर्द मंडलाती गुलाबों और मोतिये की महक से उसे यकायक एहतलाज सा महसूस होने लगा। यूँ लगा जैसे उसका दिल उलट जाएगा। कमरे के बाहर एक हलचल मची हुई थी। जरार की सभी कज़न 16 के साथ मिलकर उसका रास्ता रोकने को कमरे के बाहर मौजूद थीं। हया की समझ में नहीं आया कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो बेचैनी से कमरे में चकराने लगी। अचानक बाहर से बुलंद होने वाले शोर और होटिंग ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। यकीनन जरार की आमद हो चुकी थी। हया की घबराहट में इजाफा हो गया। लड़कियां दूल्हा का रास्ता रोके टड़ंगे से नेकी तलबगार थीं। उन सब के हंसी मजाक और शरारतों की आवाज़ें अंदर आ रही थीं। जरार अपने दोस्तों के संग उनकी हर ब्लैकमेलिंग का तुर्की बा तुर्की जवाब दे रहा था। उसकी शोखियाँ आज अपने उरूज पर थीं। लग ही नहीं रहा था कि ये वही अक्खड़ और मगरूर सा जरार कुरैशी है जो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। उसका ये रूप भी खूब ही लड़कियों के निशाने की सत पर था, जिससे वो धड़ल्ले से उसे अपनी खूबसूरत बीवी के हसीन साथ का एजाज़ करार देते हुए रिठाई से हंस रहा था। उसकी बातें सुनकर हया की आंखों में आंसू आ गए। ये मनाफ़कत, ये रयाकारी उसका दिल मज़ीद मुख्तर किए दे रहा था। थोड़ी ही देर में बहस तमाम हुई थी। जरार ने यकीनन बहनों को उनकी मर्ज़ी का नेक दे दिया था, जो बाहर बजती तालियों और शोर से साफ ज़ाहिर हो रहा था। हया के असाब चटकने लगे। वो मुठ्ठियाँ भींचे रुख मोड़ गई। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद उससे अपने पीछे दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। एक भीड़ी सी उसके जिस्म और जान में दौड़ गई। जरार ने एक गहरी नज़र कमरे की वस में खड़ी हया की पुष्ट पर डाली और फिर दरवाज़ा लॉक करता उसके जानिब चला आया। उसके बढ़ते कदमों की आहट हया के हौसलों को पस्त करने लगी। वो बामुश्किल तमाम खुद को जब्त किए अपनी जगह पर डटी रही। जरार धीरे धीरे चलता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसके वजूद से उठती कलोन की दिलफरेब महक इर्द गिर्द पहली हर खुशबू पर हावी होने लगी। हया की सांसें उलझने लगी। वो नागवारी से उसकी जानिब पलटी और अपनी झोंक में उसके सीने से टकराते टकराते बची। वो उसके बेहद करीब खड़ा था। हया के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। जरार ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर अपने दोनों बाजुओं से थाम लिया। आहिस्ता जानम,
वैसे मुझे तुम्हारे इस्तकबाल का ये अंदाज़ अच्छा लगा। उसकी वहशत से फैलती आंखों में झांकते हुए वो गंभीरता से मुस्कुराया तो हया का चेहरा सुर्ख हो गया। भूल है ये आपकी। आप अगर इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए ना, तब भी हया सिकंदर आपकी राह में खड़ी होने वाली नहीं। खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो तेज़ी से दूर हटी। जरार ने दिलचस्पी से उसकी कोशिश को देखा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन उसकी राह में धूल होता है, लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तुम भी इसी खुशफहमी में जिए जाओ। मुझे तो फिलवक्त हया सिकंदर ना सिर्फ अपनी राह में खड़ी नजर आ रही है, बल्कि मेरी पसंद के लिबास में अपना रोम रोम सजाए वो इस वक्त मेरी दिलबस्तगी का तमाम तर सामान भी किए हुए है। उसकी नज़रें बेबाकी से उसके हसीन चेहरे से होती उसके वजूद पर फिसलने लगी तो हया का दबा हुआ चेहरा कानों की लौं तक धमक उठा। जरार ने गहरी नज़र से अपने सामने शोला ज्वाला बनी खड़ी हया को देखा, जो अपने हुस्न की तमाम हशर समानियों से बेनियाज उसे अंगारे बरसाती नजरों से देख रही थी। जिंदगी में पहली बार उसके लिए हया के रूप से निगाहें हटाना मुश्किल हो गया था। इस्तेहकाक का मुंह जोर जज्बा बड़ी शिद्दत से उसके अंदर सर उठाने लगा। उसकी निगाहें रंग बदलने लगी। अपनी हद में रहें, मत भूलें कि आपके और मेरे दरमियान मौजूद रिश्ता मजबूरी के सौदे के सिवा और कुछ भी नहीं। वो दरश्ती से बोली। जरार ने ससाया अंदाज में हंकारा भरा। तुमने ये रिश्ता किस मजबूरी के तहत किया है, मुझे इसे जानने में रत्ती बराबर इंटरेस्ट नहीं। रहा मेरी हद का सवाल, तो जहाँ तक तुम्हारी ज़ात का ताल्लुक है, मेरे इख्तियार की कोई हद नहीं, बल्कि मुझसे ज़्यादा तुम पर कोई भी इख्तियार नहीं रखता, हत्ता कि तुम खुद भी नहीं। वो दो टोक लहजे में बोला तो हया के असाब इस सल हकीकत के पार तले जैसे चटक उठे। मगर मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो तड़प कर बोली। जरार ने आबरू झुकाकर उसे यूं देखा जैसे वो कोई नादान बच्ची हो। अगले ही लम्हे वो धीरे धीरे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ने लगा। उससे अपनी तरफ आता देखकर हया की धड़कनें तेज हो गईं। जरार मतवासन चाल चलता उसके मुकाबिला खड़ा हुआ। उससे अपने करीब पाके हया की सारी हिम्मत जवाब देने लगी। जरार ने बागौर उसके रंग बदलते चेहरे को देखा। ये मतालबा कोई लड़की किसी नामहरम से करे तब तो बात समझ में आती है हया सिकंदर, लेकिन अगर यही बात एक बीवी अपने शौहर से कहे तो क्या ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? उसकी आंखों में देखता हुआ सर लहजे में बोला। हया को अपना खल खुश्क पड़ता महसूस हुआ। लेकिन मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। उसकी जुबान ना चाहते हुए भी अटक गई। जरार के लबों पर एक तनसिया मुस्कुराहट आ ठहरी। बहुत खूब, लेकिन क्या है ना जाने मन कि तुम्हें ये इनकार अपने जुमला हकूक मेरे नाम करने से पहले करना चाहिए था। अब तो तुम सरता पा मेरी मालकियत बन चुकी हो। ये आंखें, उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों को छुआ तो हया की सांसें उसके सीने में अटक गईं। ये होंठ, उसकी उंगलियां सिरकती हुई उसके लबों पर आ ठहरी तो हया ने मारे सबकी अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। ये सब मेरे हैं, मैं जब जी चाहे और जहाँ जी चाहे तुम पर अपना हक जता सकता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। उसकी जानिब झुकता वो काटदार अंदाज से बोला तो एक सनसनाहट सी हया की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसका जरार गुर्तेजी के सामने खुद को मजबूत बनाए रखने का हर इरादा रेत की दीवार साबित होने लगा। बेख्तियार उसके लबों से एक सिसकी टूटकर फिजा में बिखर गई। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपको तो मुझसे नफरत है। उसकी बेबसी अपनी इंतहा पर थी। जरार की नज़रें उसकी सुनहरी आंखों से टूटकर गिरते मोतियों पर आ ठहरी, जो उसके हुस्न को एक अजीब सा हंसा अता कर रहे थे। उसने बेख्तियार एक को अपनी शहारत की उंगली पर चुन लिया। हया की निगाहें उसकी पोर पर चमकते अपने आंसू पर आ ठहरी। इन्हें हरदम तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में देखने के लिए। सफाकी से मुस्कुराते हुए उसने अपने अंगूठे की एक ही ज़रब से उस सन्ने से कतरे को उसके चेहरे पर उछाल दिया। हया का पूरा वजूद सुन हो गया। वो बदराई नज़रों से अपने सामने खड़े शख्स को देखे चली गई, जिस पे अब तक उसे इंसान होने का गुमान था, मगर जिसने आज एक ही आन में उसके गुमान को चूर चूर कर दिया था। दिन का उजाला रात और रात का अंधेरा चढ़ती रोशनी में मदगम होने लगा था। असवन जो गुस्से में कमरे से निकला था तो फिर लौट कर वापस ना आया था, यहाँ तक कि सलवा के आंसू खुद ही थम गए थे। उसे इस चार दीवारी और तन्हाई से वहशत सी होने लगी थी, जो किसी की भी परवाह किए बगैर वो दुपट्टा उठाए अपने कमरे से निकल खड़ी हुई थी और बिना किसी अंदाजे के चलती हुई हवेली के अकबी लॉन में पहुंच गई थी, जहाँ इस वक्त मुकम्मल खामोशी और सुकून था। बेख्तियार गहरे गहरे सांस लेते हुए उसे अपने अंदर फैली घुटन से निजात हासिल करना चाहिए थी। अगर उसे कुछ देर और ये खुली फिजा ना मिलती तो शायद उसका दम घुट जाता।
उन्हें ढाल से वहीं घास पर गिर सी गई। एक अजीब सा सूनापन और थकावट थी जो उसके रोम रोम में समाये हुए थी। कहने को वो उस घर का एक फर्द थी, लेकिन असफन के जाने के बाद किसी ने उसे कमरे में झांक कर देखा तक नहीं था। वो जिंदा थी या मर चुकी थी, किसी ने जानने की सहमत न की थी। वो था तो सब कुछ था। वो उससे बेनियाज हुआ था तो कोई उससे पानी पूछने का रवादार ना था। उसकी हैसियत असवन के बिना सिफर थी और यही अब उसकी औकात थी। इस भरी दुनिया में असवन के सिवा अब उसके पास और कुछ न बचा था, और ये इंकशाफ तकलीफ दह होने के साथ साथ बेहद खौफसदा कर देने वाला भी था। वो अपनी ज़िंदगी में तन्हाई के इस मुकाम तक कैसे पहुंची थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उससे भी भरकर गौरतलब बात यह थी कि यहाँ पहुंचकर भी वो हमाकतों से पास नहीं आ रही थी। बजाय इसके कि वो अपने दामन में मौजूद इस वाहिद मोहब्बत, वाहिद रिश्ते और वाहिद साथी को मजबूती से थाम लेती, वो अपने गुस्से में एक नया महाज खोल कर बैठ गई थी। वो ये भूल गई थी कि असवन से दूर इस दहलीज के पार उसके लिए ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ मौजूद न रही थी। उससे अपना हर एक रास्ता उस शख्स की मोहब्बत में अपने हाथों से बंद किया था। सब ये सवाल जवाब उसे सेब नहीं देते थे। उसके लिए अपने महबूब की हकीकत को मनो अन कबूल कर लेने में ही आफियत और भलाई थी कि यही मोहब्बत का तकाजा भी था और वफादारी की शर्त भी। फिर चाहे इस इम्तिहान में उसकी अपनी रूह क्यों ना घायल हो जाती, उसे अपनी ख्वाहिशों की अंधी पैरवी का कुछ तो अखराज देना ही चाहिए था। ये तन्हाई तो मेरा मुकद्दर है, तो आज यहाँ क्यों कल्ली बैठी आंसू बहा रही है? अचानक उसे अपने करीब से एक चुभता हुआ लहजा सुनाई दिया तो सलवा पूरी तरह चौंक गई। उससे ज़रा फासले पर जुमुर्द आंखों में इस्तसायत आंसू लिए उसे ही देख रही थी। सलवा ने सरायत से अपने आंसू साफ किए। वो उसके सामने अपनी किसी कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। जुमुर्द कुछ देर खड़ी झांसी नज़रों से उसका जायज़ा लेती रही और फिर धीरे धीरे कदम उठाती उसके एक मुकाबिला बैठी। सलवा के चेहरे पर ज़रा सेमगी फैल गई। नफरत में डूबी इस जुनूनी लड़की को तन्हाई में अपने सामने पाकर ना चाहते हुए भी उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। वो आज पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी। उसका एक एक नक्श बेमिसाल था। यूं लग रहा था जैसे बनाने वाले ने किसी मोमी मुजस्मे में जान डाल दी हो। क्या देख रही हो? उसने तीखे तेवरों से सवाल किया। तुम्हारे हुस्न को, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, सलवा सादगी से बोली। तो जुमुर्द एक पल को साकित हो गई। उसे सलवा से इस जवाब की उम्मीद ना थी। वो बेख्तियार संभल कर सीधी हुई। तंज कर रही हो? उससे अबरूज काया। नहीं, तारीफ कर रही हूँ। तारीफ? उसे तलखी से सर झटका। सोकन के मुंह से तारीफ कुछ सचती नहीं। उसकी चोट पर सलवा नादाम सी खामोश हो गई। उससे खुद को कभी भी किसी का घर तोड़ने वाली दूसरी औरत के रूप में तस्वुर नहीं किया था। सो अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे इस इल्ज़ाम से बरी करवाए। मैं समझती हूँ कि असवन की दूसरी शादी तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ़ और दुख का बायस बनी होगी, मगर यकीन जानो, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म कभी ना होने देती। मैं जब असवन से मिली थी तो मेरे इल्म में ना था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। नज़र झुकाए उससे अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। सुमुर्द के लबों पर एक तंसिया मुस्कुराहट आ ठहरी। हाँ, सुना था कि मुझे देखकर तुझे गश आ गया था, उससे हंकारा भरा। मगर फिर क्या, तू तो यहीं चिमट कर बैठ गई, ना मेरी जान छोड़ी और ना अपने घर वापस गई। अगर ये सब कुछ इतना ही तेरी मर्जी के खिलाफ था तो तू अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्यों अपने माँ प्यो को बुलाकर बहादुर से अलग नहीं हो जाती? उसे सलवा को देखा। उसके चेहरे पे एक साया सा लहरा गया। काश कि उन्हें बुलाना मेरे लिए इतना ही आसान होता जितना कि तुम समझते हुए हो। हालात के आगे मैं भी इतनी ही बेबस हूँ जितनी कि तुम। मेरे हाथ पाँव भी तुम्हारी तरह मजबूरियों ने इस तरह से बांध रखे हैं कि मैं चाहकर भी अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकती। मजबूरियाँ, और वो भी तुझे? सुमुन ने आंखें सुखेड़ी। ओ बीवी, ये तो मुझे कौन सी कहानियाँ सुना रही है? वाला शहर की पढ़ी लिखी अमीर कबीर और मॉडर्न कुड़ी को कौन सी मजबूरियाँ बांध सकती हैं? बांध सकती हैं। यकीन मानो, शहर की पढ़ी लिखी अमीर कबीर और मॉडर्न लड़की को भी मजबूरियाँ ना सिर्फ बांध सकती हैं बल्कि बहुत कुछ सहने पे भी मजबूर कर सकती हैं। वरना कौन चाहेगा कि वो बिना किसी कसूर के मुजरिमों की तरह सर झुकाकर जिंदगी गुजारे, अपनों की नफरत सहे, उनके ताने सुने। शिकस्तगी उसके लफ्ज़ों से ही नहीं, आंखों से भी झलक रही थी। सुमन ने ठग ठग कर उसके दर्द में डूबे चेहरे को देखा जो उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। वो बेख्तियार खामोश हो गई। इतने दिनों में आज पहली बार वो सलवा के साथ को लेकर उलझन का शिकार हो गई।
तो फिर क्या करें, क्योंकि तेरे होते हुए तो वो मेरी तरफ कभी नहीं देखने वाला। और सलवा चाहकर भी उससे ये ना कह सकी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी तरफ देखने वाला ना था, मगर हकीकत का आईना उसके रूबरू रखने की उसकी हिम्मत ना थी। सो महज एक गहरी सांस लेकर रह गई। क्यों ना हम दोस्ती कर ले, वो नरमी से बोली। तो जुमन ने चौंक कर उसे देखा। दोस्ती? मगर उससे क्या होगा, तो दुश्मनी से क्या होगा? सलवा के रसान से पूछने पर जुमन लाजवाब हो गई। एक शर्त पर, वो लहजे भर की खामोशी के बाद बोली। सलवा अफसरदा से मुस्कुराती। वो बिना कहे भी उसकी शर्त अच्छी तरह से जानती थी। क्या? तू तू बहादुर से कहेगी कि वो मुझे? वो झिझक कर खामोश हो गई। तो सलवा के अंदर कहीं आंसू गिरने लगे। मैं कोशिश करूंगी, वो जी खड़ा करते हुए बोली। सुमुद की आंखें मारे बेयकीनी के फैल गईं। तू सच कह रही है? मैं झूठ नहीं बोलती। सुमुद का चेहरा किसी फूल की तरह खिल उठा। बस तो फिर आज से तेरी और मेरी दोस्ती पक्की है। मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा कोई तुझे कुछ ना कहे। वो जोश सी बोलती वो सलवा का हाथ थाम गई तो उसकी हैरान नजरें अपने हाथ पर धरे सुमुद के मरमरीन हाथ पर आ ठहरी। भला किसने सोचा था कि कल तक जो उसकी खून की प्यासी थी वो आज उसकी हमजोली बनी उसकी राह की मुश्किलात को दूर करने का इरादा बांध रही होगी। सच है, दिलों के भेद अल्लाह ही जानता है और उन्हें एक दूसरे के हक में नर्म करने की कुदरत भी वही रखता है। मगर जो कुछ भी हुआ था वो सच में हैरान कुन होने के साथ साथ सलवा के लिए खुश आइन भी था। खूब अंधेरे में रोशनी की किरण भला किससे बुरी लग सकती थी। उसे भी अपने इर्द गिर्द छाए मायूसी और फिक्र और रंज के गहरे बादलों में से सुकून और उम्मीद की किरणें फूटी नजर आईं। तो दिल और दिमाग पे छाई इतने रोज़ की कुल्फत, घुटन और वहशत अपने आप कम होने लगी। वो चंद लम्हे उस अनहोनी को महसूस करती रही और फिर झिझकते हुए सुमुद के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए मुस्कुराती। शब का सफ़र तमाम हुआ था और जाते जाते हया की खुशियों, आरज़ुओं और उम्मीदों को भी हमेशा के लिए ग्रहण लगा गया था। जरार के संग गुजारी गई एक ही रात ने उसे अपनी औकात अच्छी तरह बता दी थी। उससे अपना हक सही मायनों में सूद समेत वसूल किया था और फिर बड़े इत्मीनान से करवट बदल कर सो गया था। जबकि दुख, अजियत और बेकरारी ने हया को रात भर चैन न लेने दिया था। वो बेड के कोने में सुकड़ी सिमटी बड़ी घुट घुट के रोती रही थी। सुबह तक उसकी आंखें सूजी हुई और सर दर्द से फटे जा रहा था। सबके सवालों से बचने की आदत उससे मेकअप से अपने चेहरे पर ताजगी लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर रूह की मुर्दानी और दिल के सूनेपन का क्या हल निकाला जाता जो अपना भेद रोम रोम से अयां करने पर तुले थे। वो जरार को सोता छोड़कर अकेली ही कमरे से बाहर चली आई थी जहाँ सबने उसे हाथों हाथ लिया था। वक्त चौधरी की बेगम बातौरे हाथ सा मेहमानों के लिए अपनी हवेली से नाश्ता तैयार करवा कर लाई थी। बच्चे, खवातीन और मरहरसाद सभी एक साथ शाह साहब के बड़े से ड्राइंग रूम में बरजुमान थे जहाँ हंसी, मजाक और रौनक अपने उरूज पर थी। जिस लम्हे जरार लाइट ग्रे कलर के कॉटन के कल्फ लगे सूट में अंदर दाखिल हुआ था, हया ना चाहते हुए भी खुद में सिमट गई थी। उसकी नज़रें हया की तरफ उठी तो एक पल को ठहर सी गईं। आसमानी रंग के सिल्वर कोटे के काम वाले सूट में उसकी गुलाबी रंगत धमक रही थी। जरार की आंखों में खुमार उतर आया। वो एक मगरूराना मुस्कुराहट लिए उसके पहलू में आ बैठा। हया की जान चल कर रह गई, मगर चूंकि वो वहाँ से हिलने की पोजीशन में नहीं थी इसलिए चुपचाप सबर के खून पीती उसकी मौजूदगी बर्दाश्त करती रही जिसके एक एक अंदाज से भरपूर इस्तकाक झलक रहा था। दोपहर खाने के बाद उन सब की शहर के लिए रवानगी थी। ओला अपनों के दरमियान घिरी मुसलसल आंसू बहा रही थी। अपने प्यारों से जुदाई के एहसास से उसे नए सिरे से उदास कर दिया था। वो सूं सूं करती मुसलसल आदि की छेड़छाड़ का निशाना बनी हुई थी जो बहन को बुलंद के साथ मिलकर तंग कर रहा था। उन्हें विदा करने को तकरीबन सभी रिश्तेदार हवेली के आंगन में मौजूद थे। माहौल पे आंसुओं और मुस्कुराहटों का बड़ा दिलखुदास सा तालमेल छाया हुआ था। सभी गाड़ियां आगे पीछे खड़ी रवानगी के लिए तैयार थीं। ऐसे में जरार बिना किसी आहट के हया के नज़दीक आ खड़ा हुआ था। चलकर सीधा मेरी गाड़ी में बैठो। उसकी तहकमाना आवाज़ पे हया ने सर उठाकर अपनी दाएं जानिब देखा जहाँ वो पुष्प पर हाथ बांधे खड़ा नजरों की सेध में देख रहा था। हया पूरी तरह सुलग उठी। उससे हुशमकीन निगाहों से उसे देखा और पलटकर आगे बढ़ने लगी, मगर इससे पहले कि एक के बाद दूसरा कदम उठाती उसकी कलाई जरार की आईनी गिरफ्त में आ गई। मैंने कहा मेरी गाड़ी में बैठो। उसकी जानिब देखता वो दबा दबा सा घुराया तो हया के सब जवाब दे गया। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ।
जो हर लम्हा आपके इशारों पे चलूं। मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ बैठूंगी। तुम। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मुनीरा हया को पुकारती उस जानिब चली आई। शरार ने खुशूनियत भरे तेवरों से उसे देखा और एक झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। हया ने एक तेज नज़र उस पर डाली और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। शरार के लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। वो कहा जाने वाली नज़रों से उसकी पुश्त घूरता रहा और फिर पलट कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। आने वाले दिनों में सलवा और सुमुद की गहरी ना सही मगर एक दूसरे के साथ ठीक ठाक दोस्ती हो चुकी थी। वो अक्सर ना सिर्फ एक दूसरे के कमरे में पाई जाती बल्कि असवन की साथ को भी लेकर उन दोनों के दरमियान खामोश मफाहमत तय पा गई थी। उन्होंने उसकी हर जिम्मेदारी बांट ली थी। जिसने भी उस सलाह जोई के बारे में सुना था हैरान रह गया था। उस असवन भी अच्छा खासा उलझ गया था। कहाँ तो सलवा और उसके दरमियान नौबत तलाक तक जा पहुंची थी और कहाँ अब घर में अमन और आजशी का ऐसा माहौल था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था। उस रोज़ सलवा से झगड़े के बाद वो अगले 2 दिन हवेली नहीं आया था और जब उसकी वापसी हुई तो गोया उसने एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया था। सलवा ने ना सिर्फ उससे अपने रवैये की मासत की थी बल्कि उससे अपनी और जुमूद की दोस्ती के बारे में बताकर चौंका भी दिया था। असवंत के हाल में एक नामुमकिन अमर था जो महज लम्हाती असर रखने वाला था, मगर उसने उस ख्याल को अपने साथ तक महदूद रखा था और शायद अच्छा ही किया था क्योंकि उसकी सोच के बरक्स हर गुजरते दिन के साथ दोनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते चले गए थे। मामलात सुलझने लगे थे और ज़िंदगी अचानक ही हासी पुरसुकून हो गई थी, जो इतने हंगामे के बाद एक बहुत अजीब सा एहसास था। कभी कभी तो असवंत को ये तूफान से पहले की खामोशी लगती जो उनकी ज़िंदगी को निकलने के लिए दूर कहीं तैयार खड़ा था, मगर फिर खुद को टोकते हुए जहन से इन मनफी सोचों को झटक डालता और अपने दिल को ज़िंदगी के इस नए रुख की जानिब मुआइल करने की कोशिश करने लगता जो हादसा अजीब और हैरान कुन था। सुमुद के रवैये में दर आने वाली बहुत सी मुस्बत तब्दीलियों को देखते हुए असवंत के मिजाज में भी असुद उसके लिए नरमी आ गई थी। अब वो ना सिर्फ उसकी बात का जवाब देने लगा था बल्कि उसके लहजे की धुंधी ही और चेहरे की सख्ती में भी कमी आ गई थी, जो सुमुद के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो एक अरसे से अपने शोहर की तवज्जो और मोहब्बत को तरसी हुई थी। ऐसे में उसके मिजाज की ज़रा सी तब्दीली भी उसके लिए ताज़ा हवा के झोंके से कम ना थी। उसे अब अपनी गुज़िश्ता गलतियों का एहसास और भी शिद्दत से होने लगा था। काश कि उसे होश के ये नाखून पहले ले लिए होते तो आज शायद उसे अपने घर और अपने शोहर का एक दूसरी औरत के साथ बंटवारा न करना पड़ता। उधर बीबी नरगिस तेल और उसकी धार देखते हुए इस तमाम अरसे में खामोशी इख्तियार की हुई थी। ना उन्होंने सुमुद को टोका था और ना ही सलवा से कोई सवाल किया था। उनकी देखा देखी उनकी बेटियों और बाकी बहुओं का रवैया भी सलवा के साथ कदरे बेहतर हो गया था। वो बीबी की खामोशी को सलवा की कबूलियत की संत समझते हुए खुद भी सलाह पर उतर आई थी, मगर उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि बीबी नरगिस वक्त से पहले कुछ भी करने की कायल ना थी। वो हालात की इस अचानक तब्दीली पे गहरी निगाह रखे हुए थी। वैसे भी वो सुमुद के साथ असवंत के रवैये में आने वाला बदलाव बाखूबी देख रही थी और नहीं चाहती थी कि उनका जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम इस सिलसिले को रोक देता। ये दिन बड़ी मुश्किल से आया था और वो अपने भूले हुए बेटे को एक बार फिर उसकी मंजिल से भटकाना नहीं चाहती थी। स्कूल की छुट्टी का वक्त था। अतराफ में रश अपने उरूज पर था। ऐसे में एलिया अपनी कोलीग्स के साथ बातें करती हुई गेट से बाहर आ निकली थी। पार्किंग में मौजूद बड़े से शेड की जानिब बढ़ते हुए उससे अपनी वैन की तलाश में इर्द गिर्द नजर डाली थी, मगर ड्राइवर या गाड़ी को आसपास ना पाकर वो चलते हुए शेड के नीचे आ खड़ी हुई थी। उन्हें वहाँ खड़ी कुछ ही देर हुई थी जब मोबाइल की बेल पर एलिया ने शोल्डर बैग में रखा फ़ोन निकालते हुए स्क्रीन की तरफ देखा था। कोई अनजाना नंबर जगमगा रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। हेलो। हादी गर्देसी बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारे स्कूल के सामने मौजूद टक शॉप के पास खड़ा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने वहाँ ना आऊँ तो फ़ौरन इस तरफ आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते हुए उससे राब्ता मुनक़ता कर दिया तो हैरत की ज़्यादती के बायस एलिया का मुंह खोले का खोला रह गया। उसे बेयकीनी से एक नज़र हाथ में पकड़े फ़ोन पर डाली और दूसरी सामने नज़र आते रोड पर, जिसकी दूसरी जानिब खड़े शख्स ने आज उसे सही मायनों में चौंका दिया था। उसका दिल पूरी तरह खोल उठा। क्या बात है, खैर तो है? उसके बराबर में खड़ी उसकी सहेली ने सवाल किया तो एलिया ने सरायत से खुद को संभाला। हाँ। किसी माकूल बहाने की तलाश में वो लहजे भर को अटकी। वो मेरे कज़न का फ़ोन था। मेरी फूफो की फैमिली इस तरफ शॉपिंग के लिए आई हुई है, सो वो लोग मुझे भी पिक करने आ गए हैं। ओह अच्छा,
तो चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। उसकी सहेली मुस्कुराई। एलिया ने बदकर इस बात में सर हिलाया और मौफ होते जहन के साथ पलटकर आगे बढ़ने लगी। मतलूबा दुकान के सामने उसे हादी अपनी सिल्वर सर्फ के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आ गया। ब्लू जीन्स पर ब्लू और वाइट धारीदार कॉटन की शर्ट पहने वो आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए आसा हिंसम लग रहा था। एलिया का पारा आसमान को छूने लगा। वो आग बगोला बनी उसके सामने जा खड़ी हुई। हादी सरायत से सीधा हुआ। आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? कुछ एहसास भी है कि आपने कितनी गलत हरकत की है? वो छूटते ही गुस्से से बोली। हादी ने एक नज़र उसके दबे हुए चेहरे को देखा। गाड़ी में बैठो, सब देख रहे हैं। उसके टोकने पर एलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक खा जाने वाली नज़र सामने खड़े हादी पर डाली और तनफन करती पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। हादी मुस्कुराता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसकी गाड़ी स्टार्ट करते ही एलिया तेज़ी से उसकी तरफ घूमी, लेकिन उसके कुछ कहने से पेश रही वो माजरती अंदाज में हाथ उठाता हुआ बोला, आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि मेरा तरीका गलत है, मगर मैं क्या करता, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। उससे पल भर को सामने से निगाहें हटाते हुए उसे देखा। एलिया ने गुस्से से उसे घूरा। आपको किस चीज़ के लिए रास्ता दरकार है? हादी धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए। एलिया ने एक कोफत भरी नी सांस ली। प्लीज़ हादी, इस बात को दोबारा मत छेड़ें। मैंने आपको अपना जवाब उसी रोज़ से दिया था। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। तुम्हारे इनकार की वजह नहायत बोधी है। मैं उसे किसी तौर मानने को तैयार नहीं। वो दू बदू बोला। उसकी हठधर्मी में एलिया की सभी पेशानी के पल मज़ीद गहरे हो गए। जाकर सर अपनी वालदा मोहतरमा से अपनी पसंदीदी का जिक्र फरमाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये वजह कितनी बोधी है। उसे तनसी अंदाज में सर झटका। हाथी ने पलट कर उसे देखा। वो भी कर लूँगा, पहले तुम तो हामी भरो। मेरा दिमाग ख़राब नहीं जो मैं अपने ख़ानदान के लिए बदनामी और बेइज्जती के नए सिलसिले को दावत देने की हामी भरूं। वो तभी तभी सी रुख मोड़ गई। हाथी ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा था तुम एक बहादुर लड़की हो, मगर तुम तो बहुत बुज़दिल निकली। उसकी बात पर एलिया ने पलट कर उसे घूरा। हर अक्लमंद लड़की अपनी इज्जत को लेकर बुज़दिल ही होती है। मैं बहादुर ज़रूर हूँ, मगर नादान नहीं। नादान नहीं तो कोई हास अक्लमंद भी नहीं। सच्चे और खरे जज्बे तो हर दौर में अनमोल रहे हैं, और आजकल के ज़माने में तो ये बिल्कुल ही नापैद हो गए हैं। मोहब्बत के नाम पे सिर्फ धोखा, नफ्स परस्ती और गलाजत है। ऐसे में मैं अगर अपने दिल की गहराई से तुम्हारे साथ का ख्वाहिशमंद हूँ और तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, तो तुम बचाए मुझे एक मौका देने की राह की मुश्किलात से डर गई हो। उस हफ्की भरी एक नज़र उस पर डाली। उसकी चोट पे एलिया झुंझला उठी। तो क्या करूँ? खुद पे आपको फंसाने का इल्ज़ाम ले लूँ? वो चटक उठी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पूरे ख़ानदान ने, खासतौर पे ज़ैनब आंटी ने, ना तो कभी फूफू को कबूल किया और ना ही अब वो हया को कबूल करने के लिए तैयार हैं। उन्हें हम सब से नफ़रत है और मैं ऐसी नफ़रतों के दरमियान नहीं रह सकती। मुझ में फूफू जितना हौसला नहीं। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ बुलंद और चेहरा सुर्ख हो गया था। हाथी के लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। उससे एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ बोले गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। एलिया को यख लख थी। अपने अल्फाज और लहजे की सख्ती का एहसास हुआ तो नदामत के गहरे एहसास से उसे अपने लपेट में ले लिया। वो चंद लम्हे उसे नादाम नजरों से तकती रही और फिर लब काटती रुख मोड़ गई। ना जाने क्यों उसे अचानक ही बड़ी शिद्दत से रोना आने लगा था। वो बावजूद कोशिश के अपनी आंखों को भीगने से रोक ना पाई। गाड़ी जाने पहचाने रस्तों पर दौड़ दी। कुछ ही देर में उसके घर के सामने जा रुकी। एलिया ने अपनी आंखें साफ करते हुए निगाह उठाई। आधी विंडो स्क्रीन के पार नजर जमाए बैठा था। उसकी आंखों में नए सिरे से चुभन होने लगी। वो चुपचाप से दरवाज़ा खोलने लगी। मैं नहीं जानता था कि अपने बुजुर्गों की गलतियों का हिसाब कभी मुझे देना पड़ेगा। उसकी भोजल आवाज़ अचानक गाड़ी की खामोश फिजा में उभरी तो एलिया अपनी जगह पर साकित हो गई। है, कोई बात नहीं, जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। उसकी जानी पलटा। लेकिन मेरी दुआ है कि ऊपर वाला कभी तुम्हारे हौसलों को ना आजमाए। वो तुम्हें एक ऐसे शख्स का साथ नसीब करे जिसके संग तुम्हें से मोहब्बतें मिलें, जो भूल कर भी किसी नफ़रत का साया तुम्हारी ज़िंदगी पर न पड़ने दे, और जो हर लिहाज से मुझसे बेहतर हो। वो फीका सा मुस्कुराया। एलिया के दिल पे धरा बोझ दुगना हो गया। प्लीज़ ऐसे मत कहें, आप में कोई कमी नहीं। खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे आप जैसे सुलझे हुए और अच्छे शख्स का साथ मिलेगा। बस आप यूँ समझ लें कि मैं ही आपके काबिल नहीं। तुम किस काबिल हो ये फ़ैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। रही मेरी बात, तो मेरी ज़िंदगी में चाहे कोई भी आए, मुझे ये मलाल ताउम्र रहेगा कि वो एलिया गौरी नहीं होगी। और एलिया को लगा
जैसे अब वो ज़िंदगी में कभी दोबारा खुलकर सांस ना ले पाएगी। ये लफ्ज़ उसे जीने नहीं देंगे। एक खलश बनकर ताहयात सीने में चुभते रहेंगे। बेख्तियार उसकी आंख से एक आंसू ढूंढकर उसके चेहरे पर बह निकला। हाथी कर्ब से उसकी दर्द में डूबी आंखों को देखता रहा और फिर लब भींचे रुख मोड़ गया। एलिया ने रुपटुपाई नजरों से सामने बैठे शख्स को देखा, जो हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी दस्तरस से दूर होता चला जा रहा था। जो किसी भी लड़की का ख्वाब उसकी आरज़ू हो सकता था, मगर जो सिर्फ उसकी जानिब अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाए खड़ा था। यखलक थी। उसे लगा कि शायद उसे खोकर वो खुद भी सारी उम्र मलाल में मुब्तला रहेगी और वो किसी पछतावे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो जी खड़ा करते हुए बोली। तो हाथी जो अपने सबकी खड़ी मंजिल पर था, एक झटके से उसकी जानिब पलटा। क्या क्या कहा? उसे लगा जैसे उसकी समातों को कोई धोखा हुआ हो। एलिया बेख्तियार नजरें चुरा गई। वही जो आपने सुना। और हाथी गुरदेसी को लगा जैसे उसे हफ्त अकलीम की दौलत मिल गई हो। उसका चेहरा जगमगा उठा और लबों पर बेयकीन सी मुस्कुराहट डर आई। इस तब्दीली की वजह पूछ सकता हूँ? उसे बेताबी से उसके चेहरे को खोजा। एलिया ने एक गहरी सांस ली। मैं आपको किसी मलाल और खुद को किसी पछतावे में मुब्तला नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने अपने नसीब को आजमाने का फैसला किया है। वो धीरे से कहती उसका मान बढ़ा गई। हाथी के लिए अपनी खुशबख्ती पर यकीन करना मुश्किल हो गया। उससे बेख्तियार हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके हाथ को छुआ। और मैं तुम्हारे इस फैसले को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसका लहजा इस कदर मजबूती लिए हुए था कि एलिया अपनी नज़रों को उसकी तरफ उठने से रोक ना पाई। वो अपनी आंखों में मोहब्बत का एक समंदर लिए उसे देख रहा था। एलिया के आर्स पे शफकत उतर आई। वो घबराकर निगाहें झुका गई। उससे भला हाथी का ये रूप पहले कब देखा था? उसकी ये दिल रुबासिया था। हाथी गुरदेसी के लबों पे बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेर गई। जिंदगी इस पल से पहले कभी उसे इतनी हसीन और मुकम्मल ना लगी थी। दर्द का एक लामंतहाई सिलसिला था जो हया की ज़ात को अपने गर्दाब की लपेट में ले चुका था। इस भंवर ने उसके शब और रोज़ को आपस में जैसे मदगम कर दिया था। न दिन की रोशनी उसके अंदर जिंदगी का एहसास जगा पा रही थी और ना ही रात की तारीकी उसकी पलकों पर पुरसुकून नींद के दिए रोशन कर पा रही थी। सब कुछ जैसे मुंजमद हो गया था। वो महज एक कठपुतली में तब्दील होकर रह गई थी, जिसे जरार गुरदेसी अपने इशारों पर नचा रहा था। अभी भी वो दोपहर के खाने के बाद अपनी निगरानी में मुलाजमा से किचन समटवा रही थी। उसने घर की बहुत सी जिम्मेदारियां असूद अपने सर ले ली थी। अगर ये भी ना करती तो शायद पागल हो जाती। किचन से फारिग होकर उसने 2 कप चाय बनाई। उसका इरादा थोड़ी देर के लिए तैयबा के पास जाने का था। वो चाय का थर्मास से लाउंज में दाखिल हुई तो नज़र सीधी सोफे पर बैठी ज़ैनब पर जा पड़ी। वो हाथ में सुई पकड़े उसमें धागा डालने की कोशिश कर रही थी। वो बेख्तियार रुक गई और फिर कुछ सोचते हुए उनके करीब चली आई। लाएं मैं डाल दूँ? उसकी नरम आवाज़ में ज़ैनब ने चौंक कर नज़रें उठाई। मैं डाल लूँगी। उनका लहजा हमेशा की तरह रूखा था। हया ने एक गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ी थर्मास टेबल पर रखते हुए उनके करीब आ बैठी। मैं डाल देती हूँ आंटी। उससे हाथ आगे बढ़ाया, मगर ज़ैनब ने उसका हाथ पूरी तरह झटक डाला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी। और हया को लगा जैसे उन्होंने उसे थप्पड़ खींच मारा हो। उसका चेहरा मारे आहानत की सुर्ख पड़ गया। क्यों क्यों नहीं देखनी? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसकी आवाज़ बेख्तियार बुलंद हो गई। ज़ैनब ने एक तेज नज़र उस पर डाली और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये जाकर अपनी मौका परस्त माँ से पूछो, जो पहले अपनी मजलूमियत का ढोंग रचाकर मेरी ज़िंदगी में घुस आई और अब तुम्हें मेरे बेटे के सर मुंड दिया। उनका इल्ज़ाम हया को सर तपा सुलगा गया। वो एक झटके से उठी। मुझे आपके बेटे के सर नहीं, बल्कि आपके बेटे को मेरे सर मंड दिया गया है। वो बिना किसी लगी लपटी के चटक कर बोली। कभी सोचा है आपने कि इस सारे किस्से में आखिर मेरा क्या कसूर था, जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? न सलवा का आपके बेटे को छोड़कर जाना मेरा दर्द सर था और ना ही आप लोगों की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मगर फिर भी जब मेरी माँ ने मुझे अपनी इज्जत का वास्ता दिया तो मैं सूली पर चढ़ गई, ये जानते हुए भी कि ना तो कभी आप मुझे कबूल करेंगी और ना ही आपका बेटा मुझे कभी इज्जत देगा। मेरी माँ से चाहे आपका जो भी इख्तलाफ रहा हो आंटी, मैंने कभी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी आपकी इज्जत में कमी नहीं आने दी। आज भी मैं जो आपकी तरफ बढ़ी हूँ तो सिर्फ ये सोच कर कि आप मेरे शोहर की वालदा हैं। आपकी इज्जत करना, आपकी नाराज़गी दूर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको और खुद को इस तनाव से निकालना चाहती हूँ, इस घर के माहौल को नॉर्मल करना चाहती हूँ।
लेकिन अगर इसके बावजूद आप नफ़रत और बेगानगी की इस दीवार को कायम रखना चाहती हैं तो आपकी मर्ज़ी, मैं दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। अपनी बात मुकम्मल करती वो जाने के लिए पलटी, लेकिन दखली दरवाजे में जरार को देखकर वो अपनी जगह पर रुक गई। वो कब वहाँ आया था उसे पता नहीं चला था। उसकी गहरी निगाहें खुद पे मरकूज़ पाकर हया की सुनहरी आंखों से लपेटे से निकलने लगी। उसने एक तेज नज़र जरार पर डाली और बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर कर बाहर निकल गई। जरार ने पलट कर उसे देखा। उसकी नज़रों की तपिश हया को अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी, मगर वो रुके बिना एनेक्सी की दहलीज पार कर गई। सलवा बेसन पर झुकी उपकाई पे उपकाई ले रही थी। सुबह से पेट में उठने वाले बलू और मतली ने उसे निढाल कर दिया था। उसमें इतनी हिम्मत न रही थी कि जाकर अपने लिए कोई दवा ही ढूंढ लेती। अभी भी उसने मुंह पर ठंडे पानी के झपक्के मारे थे और बेहाल सी आकर अपने बेड पर गिर सी गई थी। उसे वहाँ बड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक देखकर सुमुर्द अंदर चली आई। क्या बात है, आज तो सुबह से अपने कमरे से। जो ही उसकी नज़र सलवा के नकाहत भरे चेहरे से टकराई वो ठटक कर अपनी जगह रुक गई। है, तुझे क्या हुआ? वो तेज़ी से बेड की तरफ आई। सलवा ने अपने होश पड़ते लबों पर जुबान फेरी। पता नहीं, सुबह से मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, साथ ही पेट में भी दर्द हो रहा है। मुझे लगता है बदहज़मी हो गई है। ठहर, मैं अभी जाकर फुफ्फो से फक्की लाती हूँ। वो उल्टे कदमों वापस निकल गई। सलवा ने ढाल से अंदाज में आंखें बंद कर गई। थोड़ी देर बाद सुमुर्द की वापसी हुई तो वो तनहा ना थी। बीबी नरसिस उसके साथ थी। क्या हुआ तुझे? बीबी ने भागौर उसके सर चेहरे को देखा। सलवा ने अपनी सारी कैफियत उड़ा दी। बीबी के चेहरे पर सोच के साए फैल गए। तू जा सुमुर्द, और जाके रज्जो को भेज। लेकिन वो फक्की, सुना नहीं, रज्जो को भेज। वो पलटकर सख्ती से बोल तो सुमुर्द घबराकर तेजी से बाहर निकल गई। बीबी ने एक नज़र सलवा पर डाली और जाकर सोफे पर बैठ गई। सलवा ने सहमी हुई नज़रों से उन्हें देखा। वो आम हालात में भी हासी बारोब और सख्त तबीयत रखती थी, लेकिन गुस्से में तो उनके मिजाज की सख्ती दो चंद हो जाती थी। अभी भी उनका चेहरा नाकाबिले फहम तासुरात से सजा था। सलवा ने बामुश्किल तमाम थूक निकला, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रज्जो अंदर चली आई। तुझे बुलाया बीबी सरकार? हाँ, जाकर फ़ौरन ज़ोरा को ले आ। ज़ोरा को? उसकी आंखें फैली। और फिलहाल किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसकी हदायत पर रज्जो इस बात में साय लाती तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। सलवा ने धक धक करते दिल के साथ 10 सीधा नज़रों से बीबी को देखा। ना जाने अब ये ज़ोरा कौन थी। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद रज्जो वापस आई तो साथ में एक पक्के रंग और कराहत चेहरे वाली औरत थी। सलाम दुआ के बाद बीबी नरगिस ने बिना कुछ बोले बेड की जानिब इशारा किया तो उस औरत की सारी तवज्जो सलवा की जानिब मबसूल हो गई। बीबी रज्जो को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें वहाँ से ज़्यादा देखकर सलवा का दिल कानों में धड़कने लगा। लख लख मुबारक बीबी सरकार, तुसी दादी बनन वाले हो। ज़ोरा की बाटदार आवाज़ से राहदारी में टहलती बीबी नरगिस के बेचैन कदमों में जैसे कोई जंजीर डाल दी। उनका दिल धक से रह गया। हालांकि यह खबर तो उन्हें तैयार खड़ी नजर आ रही थी। वो मुतफक्कर सी पलटी, लेकिन सामने नज़र पड़ते ही अपनी जगह पर साकित रह गई। राहदारी के सिरे पर सुमत खड़ी थी। उसकी आंखें पतराई हुई और रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद हो रही थी। वो बेहतियार उसकी जाने पड़ी, लेकिन सुमुर्द किसी वहशत ज़दा हिरनी की तरह वहाँ से भागती चली गई। बीबी नरगिस के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। उन्हें अपने सारे पत्ते किस्मत के एक ही थपेड़े से हवा में बिखरते महसूस हुए थे। इस महीने की एपिसोड काफ़ी शॉर्ट थी पर इंटरेस्टिंग रही। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है। थैंक यू सो मच। बाकी आइंदा इंशाल्लाह।